Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 9, water as a resource. Resource का मतलब होता है साधन. वाटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है. ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक साधन है हमारे लिए. ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस इज़ नोन एज अ रिसोर्स. जो भी चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है, वैल्यूएबल होती है या महत्वपूर्ण होती है, इज़ नोन एज अ रिसोर्स, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स. ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन नेचर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. जो वाटर हमारे नेचर में, प्रकृति में उपस्थित है, प्रेजेंट है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है. क्यों प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है? क्योंकि जो हमारे अर्थ में वाटर है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो वो वाटर फिर हम उसको बना नहीं सकते. ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग. और जो ये वाटर है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ में. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बर्ड्स हैं उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है, जो एनिमल्स हैं उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है. इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के सारे काम वाटर से होते हैं. आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो ब्रश करने से लेके, चाय बनाने से लेके, चपाती बनाने से लेके और खाना बनाने, चाहे आप राइस बनाओ, चाहे दाल बनाओ, चाहे सब्जियां बनाओ, चाहे चपाती बनाओ, सब में वाटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. बगैर पानी के हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए जो वाटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग थिंग्स की लाइफ में. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. चलिए, यहाँ पर फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, कि पानी कैसे अपना स्टेट चेंज कर लेती है. स्टेट का मतलब होता है, हमने पढ़ा था ना फॉर्म्स ऑफ मैटर में. तो पहला इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट वाटर साइकिल, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. चलिए, लेट्स स्टार्ट चेंज ऑफ स्टेट. We have learned in chapter 8 that water exists in nature in 3 states. हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो वाटर है हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में. कौन कौन सी 3 स्टेट्स? आइस, दैट इज़ आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है. वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पर. एंड वाटर वेपर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पर. आइस आपने देखा है, अभी न्यूज़ आप जहाँ भी न्यूज़ देखेंगे वहाँ पर देख रहे होंगे कि बर्फ़ गिर रही है. तो वो क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, जो नदियाँ हैं वो क्या है? वाटर का लिक्विड फॉर्म है वाटर का. और जो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर हॉट हो जाता है, तो उसमें से जो वाटर वेपर निकलती है वो गैस फॉर्म है जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाती है. तो वाटर हमारे अर्थ में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. और जो वाटर है, अगर उसका स्टेट चेंज करना है तो उसकी डिफरेंट प्रोसेस होती है. स्टेट मतलब अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो उसकी प्रोसेस होती है. उसके थ्रू हम वाटर को तीनों स्टेट में चेंज कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम. अब हमें इनके बारे में पढ़ना है. फर्स्ट, आइस. आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है. आइस ऑन हीटिंग कैन चेंज इनटू वाटर लिक्विड बाय मेल्टिंग. अगर आप आइस लो, आपको लैंग्वेज यहाँ जो भी समझना है वो तो समझना ही है, आपको इमेजिन भी करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में हैं और ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं. तो जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, अगर आप उसे थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो आइस कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, तो जब आप आइस को गर्म करोगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में. मतलब जो सॉलिड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा बाय मेल्टिंग. और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. मतलब मेल्टिंग की तभी आइस जो सॉलिड फॉर्म है वो चेंज हो गया वाटर लिक्विड फॉर्म में.
ठीक है। सेकेंड इज वाटर लिक्विड कैन चेंज इनटू वाटर वेपर गैस बाय इवेपोरेशन। अब जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम उसको वाटर वेपर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेशन करना पड़ेगा। कैसे इवेपोरेशन होगा, हीट के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह सुबह आपके घर में चाय बनी होगी, तो चाय के लिए मम्मी ने क्या किया होगा, भगोने में पानी डाला होगा, एक बर्तन में पानी डाला होगा और उसको हीट पर रखा होगा। तो जब हीट जलाते हैं तो जो वाटर है वो क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है और वाटर गैस बन के इवेपोरेट हो जाता है। उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं और वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया है वो सामने उसके इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चले कि वाटर वेपर गैस का फॉर्म है, ठीक है। वाटर वेपर गैस ऑन कूलिंग कैन अगेन चेंज बैक इनटू वाटर लिक्विड बाय कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर गैस होता है, जो वाटर जैसे वाटर अभी मैंने हीट किया वाटर को चाय बनाने के लिए, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। भाप उड़ने लगती है जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो वो क्या है, भाप, वो है वाटर वेपर। और वो वाटर वेपर गैस हो जाती है, गैस बन जाती है, ठीक है। तो वाटर वेपर को अगर हम ठंडा कर देंगे वापस से, तो वो क्या हो जाएगा, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब आप पानी बॉईल करते हैं उसके बाद आप ढक्कन, आप जब उसको गैस बंद करके उसके ऊपर अगर आप एक प्लेट ढक देंगे तो प्लेट पे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा तो क्या होगा, जो वाटर वेपर उस कंटेनर में भरी थी जिसको आपने प्लेट से ढक दिया, तो वो जाकर प्लेट की सरफेस ठंडी होती है, उस पर जाकर चिपक जाते हैं। तो जब भी आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, उसमें से पानी निकलता है। तो दैट मीन्स ये कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर लिक्विड फॉर्म में कैन ऑल्सो चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग बाय सॉलिडिफिकेशन। अब जो वाटर है, जो लिक्विड है, आपने ये भी अपने घर में सॉलिडिफिकेशन कई बार किया है। अक्सर गर्मियों में करते हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रिज में से आइस ट्रे निकालते हैं और उस आइस ट्रे में हम पानी डाल देते हैं, ठीक है। और पानी डाल के उसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं। क्यों रखते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, मतलब कोल्ड के हिसाब से। तो जब हम फ्रीज़र में उसको रखते हैं तो कुछ दिन घंटों के बाद वो जो वाटर है लिक्विड, वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखो एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में मैं आपको बता रही हूँ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले बर्फ़ दिया हुआ आइस है, आइस को मेल्ट करोगे, आइस को थोड़ा गर्म करोगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। अब इस वाटर को थोड़ा हीट करोगे तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर गैस में। फिर इस वाटर वेपर के ऊपर इस बर्तन के ऊपर आप अगर एक प्लेट रख देंगे तो ये जो वाटर वेपर है वो ऊपर नहीं उड़ पाएगी और एयर में मिक्स नहीं हो पाएगी, और वो कहाँ जाके जमा हो जाएगी, प्लेट के नीचे की तरफ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से वाटर कलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो कंडेंसेशन हो गया। अब इसी वाटर को आप अगर आइस ट्रे में जमा दोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। We know that during evaporation a liquid changes into gas। आप सभी को मालूम है कि जब भी evaporation होता है तो क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाती है किस में, गैस में, ठीक है। फिल अ कंटेनर, एक एक्टिविटी यहाँ बता रहे हैं, फिल अ कंटेनर विद वाटर। अब आपको एक कंटेनर, एक बर्तन में पानी भरना है एंड प्लेस इट ऑन अ स्टोव, और उसको कहाँ रख देना है, स्टोव पर, गैस के बर्नर पर आपको रख देना है। और क्या करना है, फिर गैस के बर्नर को जलाना है। एज द वाटर हीट्स ऑब्जर्व द गैस राइजिंग अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे ही पानी गर्म होता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो पानी, जो बर्तन है उसके ऊपर से कुछ गैस, भाप निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। एज द वाटर हीट्स, जैसे ही पानी गर्म होता है, जो ऑब्जर्व द गैस राइजिंग अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो वाटर के सरफेस से आपको एक गैस निकलती हुई
ऊपर की तरफ दिखाई देती है, वो क्या होती है? वो होती है वाटर वेपर। द वाटर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ये जो वाटर है ये इवेपोरेट हो जाता है, गर्म होने के कारण इवेपोरेट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में। सो वी नोट दैट इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग और बॉइलिंग। तो हम ये बता सकते हैं उस कंटेनर को देख के कि जो इवेपोरेशन है वो कब फास्टर होता है? जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं या बॉईल करते हैं, या जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है? इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, ये एक्टिविटी रोज़ आप देखते हैं, जब भी आप ये वीडियो सुनेंगे उसके बाद जब भी आपके घर में नेक्स्ट चाय बनेगी या कुछ खाना बनेगा तब आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से जो भाप निकलती है वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, नाउ एक्टिविटी aim to show that the process of evaporation becomes faster when water is heated। ये एक्टिविटी ये शो करता है कि अगर किसी भी पानी को अगर गर्म किया जाए तो जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, चलिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? 2 ग्लासेस मार्क्ड एज ए एंड बी। हमें 2 ग्लास की ज़रूरत है, एक को हमें ए लिखना है और एक को बी लिखना है। अ परमानेंट मार्कर, सम वाटर और अ परमानेंट वाटर। और हमें क्या क्या चाहिए? कुछ पानी चाहिए और परमानेंट मार्कर चाहिए। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है? टेक 2 ग्लासेस, अब 2 ग्लासेस लेनी है। फिल देम विद वाटर अप टू द सेम लेवल, और दोनों ग्लासेस में बराबर पानी भरना है, सेम लेवल तक पानी भरना है। मार्क द लेवल्स इन बोथ विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मार्कर, और जहाँ तक आपने पानी भरा है वहाँ पर आपको परमानेंट मार्कर से बाहर की तरफ मार्क कर देना है दोनों ग्लासेस में कि यहाँ तक हमने पानी भरा था। प्लेस ग्लास ए इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, प्लेस ग्लास बी इनसाइड द हाउस अवे फ्रॉम द सन एंड विंड। अब आपको क्या करना है? एक ग्लास को सनलाइट के नीचे रखना है। ठीक है, पहले मार्क कर लेना कितना पानी भरा था और उस ग्लास को आपको सनलाइट के नीचे रखना है कुछ घंटों तक। फॉर अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों तक आपको सनलाइट में रखना है इस ग्लास को, और दूसरे ग्लास को अंदर रखना है जहाँ पर ना तो सन हो और ना ही विंड हो। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज आफ्टर अ फ्यू आवर्स नोटिस द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। और कुछ घंटों के बाद आपको दोनों ग्लास के पानी को देखना है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। चेंजेस इन द मीन्स यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस लेवल पे आपने मार्क किया था वहाँ पर आपको देखना है कि दोनों का पानी का लेवल सेम है या नहीं है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन। द लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास ए प्लेस्ड आउटसाइड विल बी लेस देन द लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास बी प्लेस्ड इनसाइड। देखो, इस ए जो ग्लास था उसे हमने बाहर सूरज की रोशनी में रखा था और बी को हमने घर के अंदर रखा था। तो जब आप देखो तो यहाँ पर जो मार्क किया हुआ निशान है वहाँ से थोड़े नीचे पानी चले गया है, मतलब थोड़ा पानी यूज़ हुआ है। और यहाँ जो ग्लास हमने अंदर रखा था, जो जिस लेवल पे इसका पानी मार्क किया था वो पानी वहीं के वहीं है। तो अब ऐसा क्यों हुआ वो हमें बताएंगे। कंक्लूजन, वाटर इन ग्लास ए इज़ बीइंग हीटेड बाय द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। सूरज की रोशनी से ये जो ग्लास ए था ये कंटिन्यूसली इसमें हीट होती रही, मतलब गर्माहट आती रही, और गर्मी के कारण क्या हुआ, वो वाटर इवेपोरेट हो गया और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो द इवेपोरेशन इज़ मोर एज कम्पेयर टू दैट इन ग्लास बी। तो इसलिए इवेपोरेशन ए ग्लास में ज़्यादा हुआ, अगर बी ग्लास के साथ कंपेयर करें तो बी में कोई भी इवेपोरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हीट के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज़ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ चुकी हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन में क्या होता है, एक जो गैस होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में जब हम उसे ठंडा करते हैं। व्हेन यू होल्ड अ कोल्ड स्टील प्लेट और ट्रे ओवर अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर
You will see tiny drops of water condensing on the steel plate or tray. अगर आपने देखा होगा, ये आपके रोज़ आप जब पहले स्कूल आते थे तो आपने टिफ़िन में भी ये चीज़ देखी है कि अगर मम्मी ने टिफ़िन में खाना गर्म भर दिया है तो जब भी आप लंच के समय उस टिफ़िन को खोलते थे तो उसके ढक्कन से कुछ पानी गिरता था, तो दैट इज़ कंडेंसेशन। फिर भी इसको एक बार समझते हैं यहाँ पर इन्होंने कैसे समझाया उसके अकॉर्डिंग। When you hold a cold steel plate, जब आप एक कोल्ड स्टील प्लेट होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और ट्रे, और उसको कहाँ ढक देंगे, जो बॉइलिंग वाटर वाला पॉट है, जैसे ये बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा है इसके ऊपर अगर हम एक ठंडी प्लेट ढक देंगे या ट्रे ढक देंगे तो यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंसिंग ऑन द स्टील प्लेट और ट्रे। तो आप जब भी इस प्लेट को हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इस प्लेट पर बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अब वो ये बोल रहे हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं कंडेंसेशन का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क और आइस कोल्ड वाटर। अच्छा, ये भी एक्टिविटी बहुत इजी है और ये आपने गर्मियों में, हर गर्मियों में आपने की होगी। कैसे की मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप फ्रिज में बॉटल भर के रखते हो पानी में, है ना, तो बॉटल क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जब आप पीने के लिए, जब उसे बाहर निकालते हो पानी पीने के लिए, और वो बॉटल को अगर आप बाहर ही रख देते हो तो क्या होता है, हमारे जो एयर में जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो उस बॉटल में जाकर जम जाते हैं। चलो आगे बता रहे, दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। और ये जो वाटर, दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसे बनती हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो अगर ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो वहाँ जाके जम जाती है। ठीक है, because water vapor in the air cools down when it comes in contact with the cold surface of the glass। अगर ग्लास के कोल्ड सरफेस की तरफ में के कांटेक्ट में वो एयर आती है जिसमें वाटर वेपर होता है तो वो वाटर वेपर इस सरफेस पर जम जाती है। इट देन कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, और ये वापस से कंडेंस हो जाती है वाटर के फॉर्म में। Similarly, the dew that forms on leaves and grass in the morning is also water formed by the condensation of water vapor in the air। आपने देखा होगा, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, थोड़े दिन पहले बहुत ओस आती थी। ओस का मतलब क्या होता है, ड्यू। ठीक है, कुछ क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ पत्तियों पे हम देखते हैं और ग्रासेस पे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, रात को पूरी जो अर्थ होती है वो ठंडी हो जाती है, जिसके कारण जो एयर में वाटर वेपर होता है वो जितने भी सरफेस मिलते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर जाकर वो कंडेंस हो जाती है। इसलिए अपने गाड़ी के ऊपर भी देखा होगा कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं जब हम सुबह उठते हैं, या फिर पत्तियों पर भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो ये प्रोसेस किसको शो करती है, कंडेंसेशन को। क्लियर। नाउ एक्टिविटी एम टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अगर आपको कंडेंसेशन की प्रोसेस ऑब्जर्व करनी है तो इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, आपको सिर्फ मिरर लगेगा कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए। प्रोसीजर, स्टैंड वेरी क्लोज टू द मिरर एंड टेक अ डीप ब्रीथ। ये आपको एक्टिविटी करना है, ये आप आज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है उसके बहुत पास जाकर खड़े हो जाना है और टेक अ डीप ब्रीथ, और लंबी गहरी सांस लेनी है। ठीक है। सेकेंड, एक्सेल योर ब्रीथ ऑन टू द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। और पूरी जो आपने लंबी गहरी सांस ली थी वो कहाँ एक्सेल करना है, मिरर के ऊपर आपको उसे छोड़ना है, उस डीप ब्रीथ को मिरर के ऊपर छोड़ना है। ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, द मिरर बिकम्स फॉगी। जो मिरर है वो धुंधला दिखने लगेगा। क्यों धुंधला दिखने लगेगा, अभी ये आपको बताएंगे। कंक्लूजन, द एक्सेल्ड ब्रीथ इज़ वार्म। जो आपने सांस ली थी और जब आप सांस छोड़ रहे थे तो वो सांस क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। एंड कंटेन्स वाटर वेपर, और उस एयर में जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसमें वाटर वेपर रहता है। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और ये वाटर वेपर
छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है व्हेन इट टचेज द कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर। तो जब हम मिरर के ऊपर सांस छोड़ते हैं तो ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस हो जाता है और मिरर के ऊपर जम जाता है। क्यों? क्योंकि मिरर जो होता है वो ठंडा रहता है और हमारी जो सांस रहती है वो गर्म रहती है। ठीक है। सेवरल वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज द मिरर टू लुक फॉगी, और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स उस मिरर पर जम जाते हैं, इसलिए वो कैसा दिखने लगता है? फॉगी या धुंधला दिखाई देने लगता है। नोट, दिस जनरली अकर्स इन द विंटर सीजन व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, और ये हमेशा कब होता है? ज़्यादातर ये विंटर सीजन में होता है जब टेम्परेचर बहुत लो होता है। लो का मतलब होता है ठंडा और हाई का मतलब होता है गर्म। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल होता है द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन इनटू वाटर अगेन इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो जो साइकिल होती है, मतलब द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स, इस साइकिल में क्या होता है? जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज होता है और फिर वापस ये वाटर में चेंज हो जाता है और नेचर में मिल जाता है। इस कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को बोली जाती है वाटर साइकिल। ठीक है। द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन इनटू वाटर अगेन। वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है और वापस से वाटर वेपर से वाटर में अगेन चेंज हो जाता है और जाके नेचर में इकट्ठा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। अब क्या क्या स्टेप्स हैं वाटर साइकिल की? फर्स्ट स्टेप, द सन हीट्स अप द वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज सच एज सीज, ओशंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो सन है, जो सूरज है, वो क्या करता है कि जो हमारे नेचुरल Steps of water cycle. Step 1. The sun heats up the water present in water bodies such as seas, rivers, ponds and lakes. देखो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब जहाँ पर पानी होता है। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं? जैसे सी हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया। तो इन वाटर बॉडीज़ में क्या होता है? जब सूरज आता है, सन आता है, उगता है, तो धीरे धीरे सन की रोशनी से, जो सनलाइट है, उससे क्या होता है? ये वाटर बॉडीज़ का जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी कंटिन्यूसली उस पर पड़ रही होती है। तो ये पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर स्लोली, और वो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है धीरे धीरे? जब इतनी गर्माहट मिलेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। लिक्विड क्या था? वाटर, और गैस में जब कन्वर्ट हुआ तो वो क्या बन गया? वाटर वेपर। ठीक है। चलिए स्टेप 2, वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर when it reaches a certain height it begins to cool down to form small water droplets। अब जो ये वाटर वेपर है ये धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो गर्म चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इसी तरीके से जब ये वाटर वेपर बन जाती हैं तो ये वाटर वेपर धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगती, जाने लगती हैं। When it reaches a certain height, एक हाइट तक पहुंचने के बाद it begins to cool down, और ये एक हाइट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर हाइट तक ये पहुंचती हैं और वहाँ जाकर ये धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं और क्या बनाती है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पानी के बूंदे बनाती हैं। ठीक है। स्टेप 3, मैनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, सब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। जो आप बादल दिखते हैं ना, ये वाटर ड्रॉपलेट से ही बने होते हैं। ठीक है। चलिए स्टेप 4 क्या है? व्हेन द क्लाउड्स बिकेम टू हैवी, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। क्लाउड्स कैसे हैवी होते हैं? क्योंकि क्लाउड्स में क्या होते हैं? धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होती जाती हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, किसी कैपेसिटी होती है कि हम उस चीज़ को पकड़ के रख सकते हैं। तो जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन एज रेन,
तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये नीचे गिर जाती हैं रेन के फॉर्म में। इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू लो द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन एज स्नो। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, मैंने अभी आपको बताया था कि लो टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा ठंडी और हाई टेम्परेचर का मतलब गर्मी। तो अगर टेम्परेचर लो है, बहुत ज़्यादा लो है, मतलब 1 -1 इसमें है, तो क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये जब अर्थ पे गिरेगी तो वह स्नो के फॉर्म में गिरेगी। ठीक है, समझ में आया। नाउ स्टेप 5, रेन वाटर एंड वाटर फॉर्म मेल्टेड स्नो फिल अप द वाटर बॉडीज़। और ये जो रेन वाटर होते हैं और वाटर होते हैं और ये मेल्टेड स्नो फिल अप द वाटर बॉडीज़। और जो स्नो होता है वो धीरे धीरे जब आगे गर्मी आती है तो वो सब क्या होता है, रेन वाटर जो स्नो के पिघलने से जो वाटर होता है वो वापस से हमारे वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ मतलब अभी बताया था आपको, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, इनमें वापस वो पानी चले जाता है। सम ऑफ दीज वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। इनमें से कुछ पानी क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, जो ज़मीन होती है, वो उसको सोख लेती है। सीप्स का मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, दिस वाटर इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। और ये जो पानी ज़मीन के अंदर धरती सोख लेती है, सीप कर लेती है, उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा जो बोरिंग होती है, बोरिंग कहाँ होती है, नीचे, ज़मीन के नीचे होती है। और ये जो पानी है वो ज़मीन के नीचे कहाँ से आता है, ये जो हमारा जो रेन है, रेन वाटर जो होता है वो धीरे धीरे अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे वाटर धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे स्टेप 6, द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज अगेन टर्न्स इनटू वेपर व्हेन हीटेड बाय द सन। अब जो हमारी वाटर बॉडीज़ में रेन वाटर और जो स्नो था वो मेल्ट होके पानी के फॉर्म में इकट्ठा हो गया था, वाटर बॉडीज़ में आ गया था। फिर वापस क्या हुआ, गर्मी आई, फिर वो वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ और वापस से इवेपोरेट होकर वो धीरे धीरे क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ। और क्लाउड फिर जब हैवी हो गए तो रेन धरती पर आने लगी। तो दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज़ नोन एज वाटर साइकिल। और इसी कंटिन्यूस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब वाटर साइकिल को समझने के लिए बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर सी दिया हुआ है, नीचे की तरफ देखिए सी दिया हुआ है, सी के ऊपर क्या है, सन है। तो सन की गर्मी से, सन की हीट से क्या होगा, ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये वाइट वाइट कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। और ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जब ये ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचती हैं तो ये वाटर वेपर जाकर वहाँ पर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के कारण वो वहाँ पर जम जाती हैं एक पर्टिकुलर हाइट पर, और क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली होती है। आपने देखा है रोज़ सूरज आता है, रोज़ इवेपोरेशन होता है, रोज़ पानी इवेपोरेट होता है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और रोज़ क्लाउड बनते हैं। फिर जब ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो ये क्लाउड देखो यहाँ पर हैवी हो गए, ब्लू कलर के क्लाउड दिख रहे हैं। ये ब्लू कलर के जो क्लाउड हैं ये हैवी हो गए। और अब क्या हो गया, जब हैवी हो गए तो ये रेनफॉल की तरह, बारिश की तरह हमारी अर्थ पर वापस आ गए। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है कुछ एरियाज़ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तब ऐसा होता है। और ये जो आइस है, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, ये जो आइस हैं ये मेल्ट होकर वापस से रिवर की तरफ जाती हैं। और रिवर से मिलकर ये कहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ पर देखो रिवर से मिलकर ये कहाँ चली जाती हैं, सी में चली जाती हैं। तो ये बार बार यही प्रोसेस होता है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे ब्राउन दिया हुआ है और उसमें ब्लू दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये जो रेन गिरता है तो जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर, वो शो कर रहा है कि ये ग्राउंड वाटर है। तो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। वाटर क्या होता है, ज़मीन के नीचे चले जाता है ग्राउंड से। और इस कंटिन्यूस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। सीप्स का मतलब होता है एंटर स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर। नाउ इम्प्यूरिटीज़ ऑफ वाटर में आपको क्या करना है,
इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है जो गंदगी मिल जाती है, जो ख़राब चीज़ें पानी में मिल जाती हैं, उसके लिए बोला जाता है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। आप सभी को ये मालूम है कि जो अर्थ का सरफेस है वो 70% वाटर का मिलके बना होगा। आपने ग्लोब देखा है जिसमें पूरे देश का नक्शा, अर्थ का नक्शा होता है ग्लोब, तो आपने देखा होगा पूरा वो ग्लोब ब्लू कलर का होता है। वो ब्लू कलर का इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका 70% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड होता है। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। हमें भी जो पानी है उसकी ज़रूरत पड़ती है ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, है ना, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए, और मैनी अदर एक्टिविटीज़, और बहुत जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी हमारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट को ज़रूरत पड़ती है पानी की ताकि वो अपना खाना बना सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो खाना किसकी हेल्प से बनाती, कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी वजह से वो खाना बना पाती हैं, और उसके लिए उसे प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। एनिमल्स टू नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन वाटर है वो हमारे अर्थ का मेन सोर्स होता है, पानी का मेन साधन होता है, मुख्य साधन होता है रेन वाटर। अगर बारिश नहीं आएगी तो धीरे धीरे हमारी धरती का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। रेन वाटर फिल्स रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स। जो रेन वाटर होता है वो हमारी नदियाँ, पॉन्ड्स, तालाब और कुओं को भरने में हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है, जितना भी पानी गर्मी के कारण इवेपोरेट हो गया था वो वापस रेन वाटर के थ्रू हमारे अर्थ में नीचे आ जाता है, और वो क्या करता है, जितनी भी नदियाँ, तालाब, कुएं और लेक्स हैं उनको वापस से फिल करता है। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट प्योर। ये जो सोर्सेज हैं इनमें जो पानी रहता है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। एंड कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेस सच एज सैंड, डर्ट, मड एंड जर्म्स। और उसमें पानी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि सैंड मिक्स होती है, मिट्टी मिक्स होती है, डर्ट मतलब जो गंदगी होती है वो मिक्स होती है। ठीक है। और जर्म्स भी होते हैं। Therefore, this water is unfit for drinking. इसलिए ये जो पानी हमें मिलता है डायरेक्ट नदियों से, तालाब से, ये हमारे लिए फिट नहीं होता, मतलब पीने योग्य नहीं होता। The substances that make the water impure are called impurities. ऐसे substances जो पानी को impure बनाते हैं, इम्प्योर मतलब अशुद्ध बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज़ बोलते हैं। इम्प्यूरिटीज़ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। दो प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ और दूसरी होती है इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। Soluble impurities. The impurities that dissolve in water are called soluble impurities. मतलब impurities का मतलब होता है अशुद्धि। जो impurities होती हैं वो अगर पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं soluble impurities। ठीक है। For example, some harmful salts dissolve in water. For example क्या क्या है, सॉरी, कुछ ऐसे हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। नाउ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं? द इम्प्यूरिटीज़ दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जो पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कौन कौन से होंगे इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ में? सैंड, जो रेत होती है वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होती। पीसेस ऑफ रॉक्स, जो पत्थर होते हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, मरे हुए जो प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो भी पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते। क्लियर? तो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है ऐसी इम्प्यूरिटीज़ जो पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए,
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और पानी को इम्प्योर बना देते हैं, और कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी में नहीं घुलती। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब पानी में नहीं घुलते। चलिए नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इवन आफ्टर रिमूविंग इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स। अगर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी को साफ़ करना, शुद्धिकरण करना पानी का। और पानी को साफ़ क्यों किया जाता है? ताकि वो पीने योग्य बन सके और हमें पानी से जो गंदे पानी पीने से जो बीमारियां होती हैं वो सब ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इवन आफ्टर रिमूविंग इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स। अगर हम पानी में से इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटा भी दें तो भी पानी जो है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पानी को शुद्ध करने का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हार्मफुल सब्सटेंस और जर्म्स को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए ताकि पानी पीने योग्य बन सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने के लिए कि टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम वाटर प्यूरिफिकेशन पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर may cause waterborne diseases such as cholera, dysentery and typhoid। तो जो अगर हम इम्प्योर वाटर पीते हैं तो उससे कई सारी वाटरबॉर्न डिसीज़ होती है। वाटरबॉर्न डिसीज़ का मतलब जो पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको बोला जा रहा है। और कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो पानी की वजह से होती है? कॉलेरा होती है, डिसेंट्री होती है और टाइफाइड होती है। ये गंदे पानी पीने से बीमारियां हमें हो जाती हैं। ठीक है, इम्प्योर वाटर नीड्स टू बी प्योरीफाइड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए इम्प्योर वाटर को प्यूरीफाई करना चाहिए ताकि वो पीने योग्य बन सके। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। जो वाटर है जो पीने योग्य होता है उसे ही हम पोटेबल वाटर कहते हैं। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो कि पीने योग्य होता है उसे हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी फर्दर प्योरीफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो पानी पीते हैं हम उसको प्योरीफाई करने के कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग। सबसे इजी और अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके पास पानी है और आपको पीने योग्य बनाना है तो आप उसको उबाल लें। बॉइलिंग का मतलब उबालना। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स कैन किल मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अगर आप पानी को उबालते हैं 10 मिनट तक तो उससे क्या होगा, जितने भी जर्म्स होते हैं पानी में वो मर जाते हैं और ये पानी हमारे पीने योग्य बन जाता है। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। और ये सिंपल तरीका है पानी को प्यूरिफाई करने का, पानी को शुद्ध करने का या साफ़ करने का। एकदम सिंपल तरीका है कि आप पानी को 10 मिनट तक उबाल लें। ठीक है, सेकेंड मेथड इज़ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्यूरिफाई इट। इस मेथड में क्या करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं और वो क्लोरीन की टैबलेट्स पानी में मिला दी जाती हैं ताकि जो पानी है वो पीने योग्य बन सके। क्लोरीन destroys the germs that cause waterborne diseases such as cholera and jaundice and makes the water pure and safe for drinking। जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं, जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, पानी में जर्म्स को मार देता है, जिसके कारण वाटरबॉर्न डिसीजेस, कॉलरा और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती हैं। उन जर्म्स को क्लोरीन क्या करता है, मार देता है। एंड मेक्स द वाटर प्योर, और पानी को साफ़ कर देता है और पीने योग्य बना देता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन टैबलेट इज़ कॉल्ड क्लोरीनेशन।
देखो एकदम सिंपल है। ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी को प्यूरिफाई किया जाता है क्लोरीन टैबलेट के साथ, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरीनेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर फिल्टर्स। वाटर फिल्टर्स क्या होते हैं? सभी के घर में अभी आरओ लगे हुए हैं। वो भी क्यों लगाए गए हैं? ताकि जो भी पानी नल में आता है वो आपके लिए पीने योग्य हो, उसमें से आपको पीने से कोई बीमारी ना हो, इसलिए आपके घरों में आरओ लगाए गए हैं। ठीक है। अब कुछ पहले जब आरओ नहीं होते थे तब वाटर फिल्टर्स होते थे। वाटर फिल्टर्स क्या करते हैं अभी पढ़ेंगे आगे। Many households nowadays use water filters and domestic water purifiers। कई घरों में आज भी वाटर प्यूरीफायर्स और वाटर फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। These water filters use different types of technologies and micro filters to remove germs। और ये जो फिल्टर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। और माइक्रो फिल्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो जर्म्स को रिमूव कर सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है वो आपको बताना है। वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है हमारे लिए, प्रीशियस होता है, वैल्यूएबल होता है। क्यों वैल्यूएबल होता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज। आजकल हमें बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि हमें वाटर की शॉर्टेज समझ में आ रही है कि कुछ कुछ जगहों पर पानी की कमी है और पानी वहाँ का सूख गया है। वी नीड टू कंजर्व वाटर, और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पानी को बचाएं। कंजर्व का मतलब बचाना। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको हम बचाते हैं और उसको कलेक्ट करके आगे फ्यूचर यूज़ के लिए एक जगह पर रखते हैं। द वाटर इज़ नॉट अलाउड टू रन इन टू ड्रेन्स एंड गो वेस्ट। और जो जितना भी बारिश का पानी होता है उसको क्या करते हैं, नाली में जाने से बचाते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम होती हैं, जो नालियाँ होती हैं, अगर वो वहाँ पर पानी चले जाएगा रेन वाटर, तो वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रेन वाटर का कलेक्शन किया जाता है और उसको स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है। द वाटर इज़ नॉट अलाउड टू रन इन टू ड्रेन्स एंड गो वेस्ट। और कोशिश ये करते हैं कि ये जो वाटर है रेन वाटर, इसको बिल्कुल भी ड्रेन्स में ना जाने दें और वेस्ट ना होने दें। इट इज़ कलेक्टेड इन टैंक्स और अलाउड टू गो अंडरग्राउंड। और इस पानी को कहाँ कलेक्ट करते हैं? टैंक में कलेक्ट करते हैं और धीरे से मतलब पाइप इस तरीके से लगाई जाती है ताकि वो ज़मीन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाए। दिस कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न। और ये जो कलेक्टेड वाटर होता है इसको यूज़ किया जाता है ड्राई सीज़न में, जैसे समर सीज़न। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना भी पानी आता है इन पाइप के थ्रू ये कलेक्ट करते हैं और ये नीचे जाकर अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है, सारी पाइप का कनेक्शंस वहाँ है। तो जितनी भी बारिश होती है उसका पानी इधर उधर ना जाके वो इस पाइप से कलेक्ट हो जाता है और इस टैंक में जाकर फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाता है। ठीक है। चलिए, वी कैन कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड स्टोर इट इन वाटर टैंक्स। ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये रूफ टॉप के लिए है ना। रेन वाटर की भी है, रूफ टॉप की भी है, मतलब छत पे जितना भी पानी आता है उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं वाटर टैंक में। और दिस इज़ कॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसे क्या कहा जाता है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ एम्प्टी बकेट्स, टब्स एंड लार्ज कंटेनर्स टू कलेक्ट रेन वाटर। और हम रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए खाली जो बकेट्स होती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, टब का यूज़ कर सकते हैं और लार्ज जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं पानी बचाने के लिए, रेन वाटर बचाने के लिए। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय मेकिंग टैंक्स एंड चेक डैम्स। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम टैंक्स बनाकर या फिर डैम्स बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है। फैक्ट फाइल, अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO and UNICEF, about 2.1 billion people lack access by
लैक एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, मतलब 2.1 बिलियन जो लोग हैं उनके पास आज भी 2017 की बात है अभी तक उनमें पानी की कमी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। ये किसने रिपोर्ट बताई, ये डाटा किसने बताया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने, कि 2.5 बिलियन जो पीपल हैं उनके पास आज भी पीने के पानी की कमी है। वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी अफेक्ट्स 4 आउट ऑफ एवरी 10 पीपल, और 10 में से 4 लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको पानी की कमी की दिक्कत या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ डैश गैस, इसमें गैस आएगा, गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, अ मेथड ऑफ रेन वाटर collecting for later use is called rainwater harvesting. Third is about 70% of Earth's surface is covered with water. Fourth is the process of purifying drinking water with chlorine tablet is called chlorination. Now next page, exercise. Section 1, name the following. The process of formation of dew. ड्यू की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज वाटर प्योरिफिकेशन. थर्ड इज द प्रोसेस यूजिंग क्लोरीन फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज क्लोरीनेशन. फोर्थ इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Fifth is the cycle that involves the change of water into water vapor and then to water again is water cycle. Now write T for true and F for false. First is rain occurs when clouds become heavy, true. Second is sand is an insoluble impurity, true. Third is about 70% of Earth's surface is covered with water, ये भी true आएगा. And fourth is the impurities that do not dissolve in water are called soluble impurities, ये false होगा. ठीक है, now match the following. First drinking water का C आएगा potable water. Second simplest way of purification का आएगा D boiling. Third tea leaves क्या आएंगी? tea leaves का आएगा A strainer. Fourth is evaporation, evaporation का आएगा water vapor, ई आएगा. फिफ्थ रेन वाटर का आएगा बी हार्वेस्टिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन मेल्टिंग डैश चेंजेस टू डैश, यहाँ पर आएगा ए आइस एंड वाटर. सेकेंड वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस बैक इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी कंडेंसेशन. थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स एंड ग्रास इन द मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ये आ जाएगा कंडेंसेशन. ठीक है, फोर्थ इज ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डैश, बी आएगा इसका आंसर, सॉरी डी आएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी. और क्वेश्चन आंसर्स का PDF आपको मैं भेज दूंगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड.